नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हम इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई से पूजा हैं और हमारे साथ दिल्ली से परिमल भी जुड़ रहे हैं। हम बनारस में क्यों हैं? ये बनारस की चहल पहल भरी गलियां हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर बाएं हाथ पर है और वहीं पर है ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का चबूतरा। इसको लेकर के आज बनारस कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि श्रृंगार गौरी में हर रोज पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगने वाली याचिका सुनने योग्य है। आपको बताएं कि इस याचिका का विरोध किया था इंतजामिया यानी मस्जिद पक्ष ने और कहा था कि ये याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन करती है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर हर महादेव का उद्घोष और नाचना गाना, ये महिलाएं वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अपनी खुशी को सामने आने से रोक नहीं पाएंगी। आज हम लोग घर में सभी लोगों से, सारे हिंदूवासी, सारे काशीवासियों, सारे सनातन धर्म से मेरे हाथ जोड़ से देशवासियों से विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। आज बाबा की बहुत बड़ी जीत है। हर हर महादेव। लक्ष्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन महिलाओं ने अप्रैल 2021 में काशी के ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी चबूतरे पर हर रोज पूजा करने की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। इस याचिका का विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत इस याचिका को नहीं सुना जा सकता। वाराणसी कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद सोमवार को ज्ञान वापी इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुने जाने योग्य है। कोर्ट ने कहा कि 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत ये याचिका नहीं आती। इस याचिका में मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की प्रार्थना नहीं की गई है। श्रृंगार गौरी मंदिर में साल भर पूजा करने की मांग की गई है। श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले से ही साल में एक बार पूजा होती है। ये याचिका पूजा करने के अधिकार तक ही सीमित है। 1993 तक याचिकाकर्ता हर रोज श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे हैं। 1993 के बाद याचिकाकर्ता को हर साल सिर्फ एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई। याचिका में मस्जिद की मिल्कियत हासिल करने की मांग नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार 1947 से 1993 तक श्रृंगार गौरी और हनुमान जी की हर रोज पूजा होती थी। पक्ष विपक्ष के बहसों को सिलसिलेवार ढंग से थोड़ी सी जिस्ट बताई, उसके बाद लास्ट में बताया कि प्रार्थना पत्र उनका 7-11 खारिज किया जाता है। ये 22/9 को डेट लगा है। अब हम लोग जो प्रार्थना पत्र दिए हैं दौरान कमीशन शिवलिंग जो प्राप्त हुए हैं उनके दक्षिण तरफ जो खाना है व्यास जी का, पूरब तरफ जो दीवार है दीवार को बंद किया गया है और बैरिकेडिंग के पश्चिम तरफ दीवार है, इसको बलवा हटा करके सर्विस कमीशन कराई जाए। ज्ञान वापी मस्जिद पक्ष इस फैसले से खुश नजर नहीं आया। उन्होंने फैसला किया है कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इस फैसले के खिलाफ आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक प्रयास होगा जाएंगे, उसके भी आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आप लोग संतुष्ट नहीं है इस फैसले से? हम संतुष्ट तो अब जब तक हम आर्डर नहीं पढ़े कैसे कर देंगे? आप संतुष्ट तो नहीं है। हम आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। 18 अगस्त 2021 को बनारस की 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल कर साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी। वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर 8 महीने सुनवाई हुई। 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञान वापी मस्जिद प्रांगण में श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को 6, 7, 8 मई को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ सर्वे कर 10 मई तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा। 6 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे के दौरान वादी 5 महिलाएं और मस्जिद पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। 7 मई 2022
मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। 12 मई 2022 कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से मना कर दिया, साथ ही सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। 14 मई 2022 कोर्ट से नियुक्त सर्वे कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया। 16 मई 2022 हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने इसे फवारा बताया। 16 मई 2022 को ही कोर्ट ने वजूखाने को सील करने के आदेश दिए। 17 मई 2022 कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कमीशन के ही अजय मिश्रा पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को सर्वे कमीशन से बाहर करने के आदेश दिए। 19 मई 2022 कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। 19 मई 2022 मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 20 मई तक इस याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश दिया। 20 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है या नहीं, ये फैसला करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। 24 अगस्त 2022 वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई। वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा। 12 सितंबर को कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है। अभी तो मुख्य केस की सुनवाई शुरू ही नहीं हुई। ये मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। महीनों और साल लगेंगे और इन महीनों और सालों में राजनीति भी होती रहेगी, पर चुनौती रहेगी कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे। पहला पड़ाव तो वादी पक्ष या कहते हैं हिंदू पक्ष ने पार कर लिया है, लेकिन असली पड़ाव तब पार होगा जब दोनों पक्ष मोहब्बत से रहें, लड़ाई चलती रहे और कानून के जरिए चलती रहे। सहयोगी अश्विनी मेहरा, अजय सिंह और आलोक पांडे के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाना बहुत जरूरी है। मेरी राय यह है कि नंबर 1, ये तो इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। इस जो ऑर्डर आया है आज का, फौरन इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से शरद शर्मा भी जुड़ रहे हैं और साथ में मुंबई से पूजा भारद्वाज और वाराणसी से सौरभ शुक्ला तो हैं ही। अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस के ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस ट्वीट में आरएसएस के यूनिफॉर्म को जलते हुए दिखाया गया है और इस विवादास्पद ट्वीट को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस ट्वीट के जरिए अपने इकोसिस्टम को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश में नफरत फैलाने वाली बीजेपी और आरएसएस आक्रामकता का उसी अंदाज में दुगुना जवाब मिलेगा। The RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है, यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार
और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और तेजस्वी सूर्या ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या लिखा। अपने ट्वीट में तेजस्वी सूर्या लिखते हैं, 1984 में कांग्रेस की आग ने दिल्ली को जलाया। इनके इकोसिस्टम ने 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया। वो एक बार फिर अपने इकोसिस्टम से हिंसा की अपील कर रहे हैं। जिस तरफ राहुल गांधी देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक तरीकों पर से भरोसा उठ गया है। गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसके अहमदाबाद दफ्तर पर गुजरात पुलिस ने रविवार रात को रेड की है और ये सब घटनाक्रम तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में 2 दिन के अपने दौरे के लिए पहुंच चुके थे। हालांकि अहमदाबाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के इस दावे का खंडन किया है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ज़ीरो टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ, साफ सुथरा प्रशासन होगा तो बहुत पैसा बचेगा और उस पैसे को एक एक पैसे को जनता के लिए खर्च किया जाएगा। रविवार रात जैसे ही अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा हुआ कि अहमदाबाद दफ्तर पर गुजरात पुलिस ने रेड की है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात में मिल रहे अपार समर्थन से बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। अहमदाबाद की आश्रम रोड पर यही आम आदमी पार्टी का बैक एंड ऑफिस है, जिसके बारे में दावा किया गया कि रविवार रात को सिविल ड्रेस में 3 पुलिस वाले आए और 2 घंटे तक पूछताछ की और कागजों से लेकर लैपटॉप तक सब खंगाला। जितने भी पेपर दिखे उन्हें, कोई भी छोटा सा पर्ची भी दिखी तो वो लोग उसको खोल के पढ़ रहे थे कि क्या है। अच्छा। जो डायरियां दिखी, हर डायरी का एक पन्ना उन्होंने देखा, पूरी संतुष्टि से उसको खोल के देखा। अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग लैपटॉप के ऊपर गए कि आप मेरे को हमें लैपटॉप दिखाइए कि आप लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं। अच्छा। उन लोगों ने लैपटॉप भी कोशिश करा काफ़ी चीज़ें देखने की। अच्छा। कि आप क्या है इसमें, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ। मतलब एक चीज़ वो देखना चाहते थे। हर ड्रॉर उन्होंने, ऐसी कोई ड्रॉर नहीं होगी जो उन्होंने नहीं खोली। 2 घंटे के करीब ये रेड चली है, 1.5 से 2 घंटा। लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने इस दावे का खंडन किया। अहमदाबाद पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर अहमदाबाद शहर पुलिस के रेड करने आने का समाचार सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार की कोई रेड अहमदाबाद शहर पुलिस के द्वारा नहीं हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी रेड करने आए पुलिस वालों के नाम भी बता रही है। हमने तो बोला, नाम बोल दिया। नवरंगपुरा पुलिस थाने से हितेश भाई और पारस भाई नाम के 2 लोग आए थे। अब आप देखिए कि आपके महकमे में इस नाम के कोई लोग है कि नहीं है। अगर है तो हमारी बात सच है, अगर नहीं है तो उन लोगों पे FIR कीजिए जो बीजेपी के एजेंट बन के प्राइवेट पुलिस के रूप में हमारे ऑफिस में आए। इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल ऑटो रिक्शा चालक, व्यापारियों और वकीलों के साथ संवाद करके चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। ऐसे मामले राजनीतिक ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों से कोई नतीजा निकल कर आएगा इसकी उम्मीद कम ही रहती है। लेकिन ये मामले ये बताते हैं कि 2 पार्टियों के बीच में संबंध कितने खराब हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा चढ़ेगा ये संबंध और कितने खराब हो सकते हैं। अहमदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी संजय ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और इसी के साथ देश प्रदेश में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 60 जगहों पर NIA के छापे। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं बनारस में मौजूद हूं और मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा, दिल्ली में परिमल और अहमदाबाद में शरद शर्मा भी बने हुए। आज NIA देश भर की 60 लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी गैंगस्टर्स और उनसे जुड़ रहे कुछ आतंकी कनेक्शनों को लेकर के की जा रही है। आपको बताएं कि अभी हाल ही में NIA ने पंजाब और हरियाणा के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की थी
और इसके अलावा एनआईए ने का कहना है कि ये गिरोह कुछ हैं वो भारतीय जेलों से भी सक्रिय हैं। हरियाणा के यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। मजीठा रोड पर गैंगस्टर शुभम के घर भी एनआईए की रेड हो रही है। एनआईए की टीम उनके घर की तलाशी ले रही है। वहीं पंजाब के मुक्तसर में गोल्डी बरार के घर पर और गुरदासपुर में जग्गू भगवानपुरिया के घर पर रेड हो रही है। दोनों ही सिद्धू मूसावाला केस में आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर सड़क पर खड़े एक टेलर से यात्री बस टकरा गई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 लोगों की हालत गंभीर है। दोनों को ही जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये बस रायपुर से अंबिकापुर की ओर जा रही थी।